उत्तर प्रदेश में अपने आप को शिक्षक के पद पर सुशोभित करने जा रहे हैं तमाम भविष्य के शिक्षकों का आपको आपके जीवन की भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ यह वीडियो मैं शुरू करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक होगा आप सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग पिछले कई महीनों से कई वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जो है धीरे धीरे करके आपको शिक्षक के मंजिल तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आज यह वीडियो बेसिकली आपको जो है उत्तर प्रदेश टीईटी के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन का टेस्ट मैं कराऊंगा। जो आपको कहते हैं कि यूपी टीईटी पहाड़ है, उस पहाड़ को मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा नक्शा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर आपको दूंगा यूपी टीईटी के क्वेश्चनों पर, केवल और केवल आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे जो है पढ़ना है और किस तरीके के आसान होते हैं। शिक्षक बनना कुछ कठिन नहीं होता है, मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम आपको बुक के बारे में बता देते हैं। कुछ लोग बुक लगातार हमसे पूछ रहे थे किस बुक से हम तैयारी करें, कौन कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। तो हिंदी के लिए एक बार फिर मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी के लिए आप अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो उसे ले लीजिएगा, और अगर आदित्य पब्लिकेशन नहीं है और लूसेंट आपके पास है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। आदित्य या लूसेंट आपके पास है, चल जाएगा। आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट इस वजह से है क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन में यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के परीक्षा के एग्जाम हुए हैं उनके जो है सारे पेपर दिए जाते हैं। उसके बाद गणित की बात की जाए, जो गणित विषय होता है, गणित विषय के लिए कोई भी पार्टिकुलर किताब मैंने आपको लेने के लिए नहीं कहा था। 1 to 8 जितनी भी सरकारी किताबें हैं, अब 1 to 8 का मतलब ये है कि आप 1, 2, 3, 4 की किताबें क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटाव अगर आपको आता है तो उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बेसिक मजबूत बनाना है तो 1 से लेकर के 8 तक जितनी भी सरकारी किताबें हैं आप उसे ले लीजिएगा। इसके लिए कोई स्पेशल किताब मैंने आपको नहीं बताया था। जब आपकी परीक्षा मतलब कि जब आप परीक्षा के दरमियान जाएंगे तो उसमें मैं स्पेशल किताब आपको बता दूंगा, ठीक है। मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान के लिए मैंने जो पढ़ने वाला किताब था मैंने बताया था पीडी पाठक, ठीक है। पीडी पाठक की किताब आपको मनोविज्ञान के लिए लेनी है। अगर पीडी पाठक की किताब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यूपी टेट के लिए जो स्पेशल किताब आती है यूपी टेट के लिए, वो मालती सारस्वत की आती है, ठीक है। मालती सारस्वत, आप इनकी किताब ले लीजिएगा। मालती सारस्वत की किताब बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर पीडी पाठक की नहीं मिलती है, थोड़ा सा पीडी पाठक की किताब थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ा सा क्लिष्ट होता है और इसे मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। तो मालती सारस्वत भी बेस्ट है। मालती सारस्वत में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ईवीएस की बात की जाए, इन्वायरमेंट सेक्शन की बात करें तो इन्वायरमेंट सेक्शन में मैंने यूथ कंपटीशन बताया था। अगर आप यूथ कंपटीशन आपने लिया है तो बेस्ट है, नहीं तो आप जो है परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हैं। एक किताब जो है हर जगह अवेलेबल है। परीक्षा वाणी के लिए आप ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की एक किताब आती है ईवीएस की, पर्यावरण की, ठीक है। वह किताब यूपी टेट के लिए तो नहीं है। यूपी टेट के लिए अगर आप स्पेशल लेना चाहते हैं तो यूथ कंपटीशन ले लीजिएगा। लेकिन अभी अगर आपके पास समय है, क्योंकि आप 2022 में यूपी टीईटी देंगे तो आपको जो है परीक्षा वाणी पढ़ लेनी चाहिए। यूथ कंपटीशन तो बिल्कुल यूपी टेट को टारगेट करके पढ़ाया गया है, बताया गया है। परीक्षा वाणी में क्या है, परीक्षा वाणी में यूपी पीसीएस और यूपीएससी स्तर तक के पर्यावरण को कवर किया गया है। इस वजह से अभी आपके पास टाइम है, परीक्षा वाणी ले लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और यूथ कंपटीशन टारगेटेड टेट को लेकर के बनाया गया है, यूपी टेट को लेकर के। उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचता है जिसे इंग्लिश कहा जाता है। या तो कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, जिनकी इंग्लिश सही इंग्लिश ले लीजिएगा। अगर जिनकी संस्कृत सही हो संस्कृत ले लेंगे, जिनकी उर्दू सही है वो उर्दू ले लेंगे, ठीक है। जो भी विषय आपको अच्छा लगता है इसमें से एक का चयन करना है। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट का सहारा ले लीजिएगा। लूसेंट की इंग्लिश आती है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको टीईटी में जो इंग्लिश आती है बहुत ही आसान आती है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत गंगा की एक किताब आती है, विजयी भव, ठीक है। वो किताब है संस्कृत गंगा, एक यूट्यूब चैनल है। उनके जो सर हैं वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनकी एक किताब है विजयी भव, वो ले लीजिएगा। उर्दू के लिए हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उर्दू हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है कभी, ना ही हम उर्दू के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। उर्दू के बारे में अगर आप उर्दू से हैं तो आप उर्दू के किसी विशेषज्ञ से संपर्क करिएगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो यही किताबें आपको लेनी है। ये किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मनोविज्ञान के लिए दोनों किताबें बहुत नॉर्मल फीस में आती है। आप लोग इतना पैसा लगा करके बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो मालती सारस्वत पीडी पाठक की दोनों किताब आप ले लीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन किताब होती है। चलिए आइए, आज हम जो है आपको यूपी टेट की जो हिंदी आती है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं किस तरीके के वो क्वेश्चन होते हैं और आप उसे देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भी वो हौसला है कि आप भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ कठिन नहीं होता है, इसे देखने का प्रयास करिएगा। हमारे हाथ में मोबाइल है, यहाँ से मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगवाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन 30-30 नंबर के आते हैं। आज जो मैं स्पेशल चर्चा कर रहा हूँ ये हिंदी की चर्चा कर रहा हूँ, और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन 2-1 क्वेश्चन मैं आपको मनोविज्ञान के दिखाऊंगा, 2-1 क्वेश्चन आपको जो है गणित के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको केवल टेस्ट अभी लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीटीईटी में, ठीक है। सबसे पहले हिंदी का एक सेशन है, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है। तत्भव का मतलब होता है जो अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब क्या है? अशुद्ध नहीं है। तत्भव का मतलब होता है जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, संस्कृत से आया है लेकिन उसका टूटा फूटा जो वर्जन होता है उसे तत्भव कहते हैं। और तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से सीधे सीधे आया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें खेत लिखा गया है, खेत लिखा गया है, प्रभु लिखा गया है, नाथ लिखा गया है, त्रिकुटी लिखा गया है। जब आप तत्भव तत्सम पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा जो खेत होता है ये तत्भव शब्द होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। खेत जो है तत्भव है, जो इसका तत्सम होता है उसे क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे टिक लगाया गया है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने 32वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब क्या होता है? देसिया शब्द कौन सा है? सबसे पहला है लाश, दूसरा शब्द है औरत, तीसरा शब्द है पतलून, चौथा शब्द है धड़ाम, ठीक है। इसमें से आप सभी लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो एक चीज़ जरूर सुनते होंगे, अब्बे मारा भन्न से कटिए कटिए, भन्न से। अभी मारेंगे धड़ाम से गिर जाओगे, धड़ाम से, भन्न से, धराम से, सन्न से, मन्न से, ये वाली जो शब्द होते हैं ये देसिया शब्द में आते हैं, देशज शब्द में आते हैं, ठीक है। इसमें जो धड़ाम शब्द लिखा गया है ये धड़ाम शब्द ये जो है देसिया शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करिएगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको पढ़ाया जाए, यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन दिखाने का उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छछुंदर के सिर पर चमेली का अर्थ क्या होता है। बहुत बढ़िया से आप लोगों ने सुना होगा, छछुंदर के सिर पे न सो है चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऐसे जो मुहावरा होते हैं आपने सुना होगा, ठीक है। तो छछुंदर के सिर पर न सो है चमेली, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मिथ्या आडंबर, बी है अधिक पाने का लालच करना, सी है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना, डी है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना, ठीक है। छछुंदर के सिर पर न सोहे चमेली। छछुंदर चमेली के तेल लगाने लायक नहीं है, लेकिन छछुंदर के सिर पर अगर चमेली का तेल लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि छछुंदर अयोग्य है, उसके सिर पर योग्य चीज़ दे दी गई है, ठीक है। समझ में आया? चलिए एक शब्द मैं आपको और दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, चलिए ऋजु का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। ऋजु का विलोम शब्द, ठीक है। ऋजु का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 57 है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? ऋजु माने होता है, आपने ऋजु कोण पढ़ा होगा, कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ाया जाता है। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है, इसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु का मतलब होता है सीधा, सीधा ऋजु का मतलब, और इसका जो विलोम होगा वो होगा वक्र, वक्र माने टेढ़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में एक मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है समय व अवधि पर, बी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर, सी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, डी है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब होता है निदान। बच्चे का उपचार करना मतलब बच्चे का निदान करना, जो भी उसके पास समस्या आ रही है उसका निदान करना, यही उपचार होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी बच्चे के अंदर समस्याएं आ रही हैं उसको क्या करना है? हमें सही पहचान करके बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने पर ही मनोविज्ञान सही हो जाता है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, 4 बार आंसर को पढ़िए। अगर आप
एक अच्छे शिक्षक के तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, बेटा यही क्वेश्चन का आंसर सही है। आपके अंदर से एक शिक्षक बोलेगा कि यही सही है। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? उपचारात्मक का मतलब होता है बच्चों के अंदर जो गलत जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का निदान करना हमें करना है, क्योंकि हम एक शिक्षक के पद पे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समस्याओं के कारणों का सही पहचान करके उसका निदान करना। ठीक है, ये तो थे हिंदी के कुछ क्वेश्चन, ये हिंदी के थे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन पर्यावरण के, जो आपको बताते हैं कि पर्यावरण बहुत कठिन होता है। कुछ हम पर्यावरण के क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, पर्यावरण का क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? अब जब आपने कक्षा 6वीं में आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया एक महाद्वीप है, उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, इस वजह से हम उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं, लेकिन वो ओशिनिया महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप हो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। जिस महाद्वीप में हम लोग निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं और दिखाता हूं, जो देखिए, मैं उन क्वेश्चन को आपको नहीं दे रहा हूं कि जिससे आप कभी पढ़े ही ना हो और आप डिमोटिवेट हो जाइए। जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? भैया, जो राज्यपाल होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, इनकी जो उम्र होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी आयु सीमा 35 वर्ष होती है। मिनिमम 35 वर्ष होगी तभी आप कर पाएंगे। अगर लोकसभा के सदस्य की उम्र पूछी जाए, लोकसभा के सदस्य की उम्र पूछी जाए तो 25 वर्ष होती है मिनिमम। और अगर कहा जाए प्रधानमंत्री की उम्र मिनिमम कितनी हो सकती है? 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो प्रधानमंत्री की जो उम्र होगी वो भी 25 साल होगी। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य की उम्र की बात की जाए कि राज्यसभा में कितने उम्र के व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं, तो 30 साल। क्यों? क्योंकि लोकसभा एक छोटा सदन होता है, राज्यसभा बड़ा सदन होता है। आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एक होता है संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रपति, क्या होता है? राष्ट्रपति। एक होता है राज्यसभा, क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, एक होता है लोकसभा। ठीक है, अब संसद की बात किस में होती है? अनुच्छेद 79 में। उसके बाद राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में। उसके बाद लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसे कैसे याद करेंगे? सरला। ठीक है, सरला। ठीक है, स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। उसके बाद राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 52। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी हो सकती है? 30 साल, क्योंकि ये बड़ा सदन है। लोकसभा निम्न सदन है, इसकी 25 साल। राष्ट्रपति सबका दादा होता है तो 35 साल। और राष्ट्रपति के ही समकक्ष, जिस तरीके से यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से राज्य विधानसभा में राज्यपाल का पद होता है। तो राज्यपाल भी कितने साल के होंगे? 35 साल के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपने देख लिया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन कहाँ पे चली थी? इसी क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली ट्रेन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, इसे तो आप सभी लोग जानते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं किस लिए जाना जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, जिनके पास पुत्र नहीं है, गोद निषेध नियम के बारे में जाना जाता है कि आपके पास दत्तक पुत्र आप नहीं ले सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसी के कारण जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। मतलब जिन राजाओं के पास पुत्र नहीं होते थे उनका राज्य अपने कब्जा में ले लेता था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1853 मुंबई ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। इसी के शासनकाल में पहली बार डाक टिकट चला था। ठीक है, डाक टिकट। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर कोई बिहार से हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा तो आसानी से बता पाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ये जिस बच्चे का है क्वेश्चन पेपर उसने पुष्कर लगा दिया, जो कि गलत है। पुष्कर, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पुष्कर एक दिया गया है, पुष्कर मैं आपको बता देता हूँ। एक दिया गया है पुष्कर। ये जो पुष्कर मेला है मित्रों, ये राजस्थान में लगता है। ये किसका मेला है? ये भी एक पशु मेला है
और इसमें ऊँट की बिक्री होती है। किसकी होती है? ऊँट की बिक्री ज़्यादातर होती है पुष्कर मेला में। उसके बाद एक स्थान दिया गया है नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है नासिक में। नासिक किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। जो कुंभ मेला है कितने स्थानों पर लगता है? कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। एक लगता है इलाहाबाद में संगम के तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर लगता है। एक लगता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। एक लगता है नासिक में क्षिप्रा नदी के किनारे। एक लगता है उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के किनारे है आप लोग बताइएगा, ठीक है? नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक जो है गोदावरी के किनारे है। मैंने गलती से लिख दिया, नासिक गोदावरी के किनारे है और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है। समझ में आया? चलिए, इसमें बताया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर बिहार में। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा तो हमारे देश में जो है 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। जो मूल अधिकार है हमने कहाँ से लिया है? आप लोग बताइएगा कि हमने इस मूल अधिकार कहाँ से लिया था। अगर आपको आता है बताइए। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार को एडॉप्ट किया है, ठीक है? और इसमें जो है पहले 7 तरीके के मूल अधिकार थे, अभी फिलहाल 6 तरीके के मूल अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे जो है कानूनी अधिकार का कानूनी दर्जा दे दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है? इसे 300A में कानूनी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? कब दिया गया बताइएगा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो पहला ही आपका मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार। एक कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है? दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। उसके बाद जो है ये महज आपको दिखाने के लिए था कि किस तरीके के क्वेश्चन टीईटी में पूछे जाते हैं, जो आपको बताते हैं कि टीईटी बहुत कठिन होता है। एक क्वेश्चन आप मनोविज्ञान का देख लीजिएगा। बाल विकास की अवधारणा से क्वेश्चन आया है। बाल विकास की अवधारणा मतलब बालक जब गर्भावस्था में जाता है वहीं से जो है हमें बाल विकास का अध्ययन करना है। बालक की गर्भावस्था से लेकर के बालक की किशोरावस्था तक के जो अध्ययन होता है वो हम बाल विकास में करते हैं। अब इसमें पूछा गया है बाल विकास का प्रारंभिक चरण कौन सा होता है? बाल विकास के सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा है? ये है गर्भावस्था। क्या है? गर्भावस्था, क्योंकि गर्भावस्था ही पहली चरण होती है, उसके बाद ही बालक का जन्म होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बाल विकास से क्वेश्चन आया है, ठीक है? और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं ये क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान के हैं। तो मनोविज्ञान अभी आपने पढ़ा नहीं है तो किस तरीके से आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है? जब भी आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। जो आपके लिए थोड़ा सा आसान लग सकता है मैं उसे दिखा रहा हूँ। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बालक का विद्यालय जाना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। शिक्षा में अवरोधन इसका मतलब क्या है? बालक का विद्यालय न जाना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका जो राइट आंसर यही सही है। शिक्षा में अवरोधन मतलब एक बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसकी शिक्षा में अवरोध हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहा है, इसी वजह से उसकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि बालक विद्यालय छोड़ देगा। बालक का ही विद्यालय छोड़ देगा? जब हमारे संविधान मतलब कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमें बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो कहीं वो बच्चा विद्यालय छोड़ देगा? और बालक विद्यालय में क्यों प्रवेश नहीं लेगा? प्रवेश तो लेगा ही बालक, ठीक है? और बालक का कोई भी नहीं सही होगा। 1 वर्ष में बच्चे का बार बार फेल होना ही शिक्षा का अवरोधन कहलाता है, ठीक है? अवरोधन का मतलब रुकावट, ठीक है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में अगर आप एक शिक्षक हैं, छात्रों को क्या कहेंगे? बेटा प्रश्न पूछो। उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे कि रोक देंगे? प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछबा तो बहुत काटब, ये कहेंगे का? नहीं कहेंगे।
अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर एक अच्छे शिक्षक है तो कहेंगे बेटा प्रश्न पूछो, पढ़ाने के बाद आप तुरंत कहेंगे कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक का जो लक्षण है वो पूछा गया है, हतोत्साहित कर देंगे। प्रश्न पूछोगे, कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ लिया, आप उसे काउंटर क्वेश्चन कर लिए, जो कल वाला पढ़ाए तो उसे बता दो, तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक की पहचान यह भी नहीं है। एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा, एक अच्छा शिक्षक बच्चे को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी पाठ पढ़ा देगा, उसके बाद कहेगा बेटा इससे जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ करके सामने आ रहे हैं बेटा वो हमसे पूछ लो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको महज एक डेमो था, उसके बाद आपको जो है आगे समय समय पर मैं चीज़ें देता रहूँगा। इसी तरीके के आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक्वेंसली पढ़ाऊँगा, प्रयास करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जिस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, आप लोग हमें लाइक कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप जो है बीएड डीएलएड जो भी कर रहे हैं आसानी से करिएगा। कोई भी 1% किंतु परंतु अपने दिमाग में नहीं लाना है। जो बीएड कर रहे हैं बीएड करिए, जो डीएलएड कर रहे हैं वो डीएलएड करिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। भगवान आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे, ठीक है। जिनका एडमिशन हो गया है उनकी भविष्य की शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है आप लोग कोशिश करिए जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होंगी। सेमेस्टर परीक्षाओं से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग जो है टीईटी की तैयारी मतलब कि सेमेस्टर की खुद से तैयारी करिए। अब कोई लोग कहेंगे कि हम कोचिंग बड़ा कोचिंग ज्वाइन कर ले, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खुद से आपको एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ हम आपको जो है खुद से तैयारी करने के लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ भी हमें लगेगा कि आपको यहाँ पे हमें आकर के कुछ बताने की आवश्यकता है हम आपको बताएँगे। और अगर आपको मार्गदर्शन हमारा अच्छा लगता है तो इसे स्वीकार करें। और अध्यापक बनने के क्षेत्र में जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, मुझे भी लगता है कि हम कुछ आपके लिए कर पा रहे हैं और अच्छा भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप बहुत बहुत धन्यवाद।